हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का अपने चैनल फिजिक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा ये क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का 6th लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर्स में बच्चों हम इन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है इनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं, जैसे कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है यानी कि कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज समझेंगे। बच्चों, आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं। तो उपचयन या ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन में बच्चों क्या होता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है तो हम कहेंगे कि वो जो पदार्थ है उसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है। और बच्चों, अपचयन या जो रिडक्शन रिएक्शन है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन का त्याग करता है, देखिए बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ग्रहण हो रही थी, परंतु यहाँ पे क्या ग्रहण हो रही है, हाइड्रोजन ग्रहण हो रही है। उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था, यहाँ पे किसका त्याग हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। यानी कि अगर कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है या फिर ऑक्सीजन का त्याग करता है यानी कि ऑक्सीजन उससे अलग होती है, तब हम कहेंगे कि उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, उपचयन और अपचयन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं। आइए अब उपचयन और अपचयन को हम एक उदाहरण के द्वारा समझें। जब हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर को गर्म करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिए, एक चाइना डिश ली, उसके अंदर हमने क्या रखा, कॉपर को रख दिया और कॉपर पाउडर को इसमें रखने के बाद उसको हम बर्नर के ऊपर रख रहे हैं और गर्म कर रहे हैं। तो जब कॉपर पाउडर को गर्म किया जाता है तो ये जो कॉपर पाउडर है, कॉपर है, ये क्या करता है, ये हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये काले रंग का पाउडर होता है। तो इस कारण क्या होता है कि जब हम कॉपर को गर्म करते हैं तो ये जो पाउडर है ये कौन से कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेती है। तो इस वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। अब इस रिएक्शन को अगर बच्चों हम ध्यान से देखें तो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो हम क्या कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। यानी कि यहाँ कॉपर क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया है यानी कि उपचयित हो गया है। इसलिए यह जो अभिक्रिया है यह उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब अगर हम क्या करें, ये जो हमारे पास गरम गरम कॉपर ऑक्साइड बना है इसके ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें तो यह अभिक्रिया उल्टी दिशा में हो जाती है और हमें क्या मिलता है, कॉपर प्राप्त होता है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें तो हमें क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है और साथ में वाटर मिलेगा, जल मिलेगा। जल तो क्या होगा, गर्म होने की वजह से वाष्पीकृत हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा, सिर्फ कॉपर बचेगा। अब बच्चों अगर इस अभिक्रिया को हम ध्यान से देखें तो अभिक्रिया से पहले हमारे पास यहाँ पे था कॉपर ऑक्साइड, परंतु अभिक्रिया के बाद हमारे पास क्या बचा, कॉपर बचा। यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो गया, उससे ऑक्सीजन हट गया। और अगर इससे ऑक्सीजन हट जाए यानी कि इसने ऑक्सीजन का त्याग कर दिया है, तो अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ यानी कि इसकी रिडक्शन हुई है और यह रिडक्शन होके क्या बन गया, कॉपर बन गया। यानी कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर क्या बन गया, कॉपर बन गया। परंतु इसी अभिक्रिया में बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था अभिक्रिया से पहले, परंतु अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या हुआ,
ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, यानी कि इसने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। तो अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है, उपचयन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें हुआ है, H2O में, यानी कि पानी में। तो हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या बना रहा है, यहाँ पे H2O बना रहा है। यानी कि बच्चों इस अभिक्रिया में दो चीजें हो रही हैं। एक तो हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब यहाँ बच्चों याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन उससे अलग हो, तब हम क्या बोलेंगे कि उस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यदि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन अलग हो, तब हम कहेंगे कि उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। अब बच्चों अभी हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से जब हाइड्रोजन गैस को गुजारा जाता है तो वो कॉपर में और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे कॉपर में क्या हुआ, अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन का H2O में उपचयन हुआ। तो इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों क्या हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये वर्ड रेडॉक्स बच्चों कहां से आया, ये आया रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन के पहले 3 अल्फाबेट और ऑक्सीडेशन के पहले 2 अल्फाबेट, इनको ज्वाइन करके यहाँ पे क्या बना वर्ड, रेडॉक्स। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी कि जिसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए बच्चों उपचयन और अपचयन को एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जब जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO की कार्बन के साथ रिएक्शन होती है, यानी कि C के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ क्या होता है कि ये जो C है इसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक यहाँ पे अलग रह जाता है, अकेला रह जाता है। यानी कि हमें यहाँ पे जो उत्पाद मिलते हैं, एक तो जिंक मिलता है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO ये मिलता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रही है, इससे ऑक्सीजन हट रही है और क्या बना है, यहाँ पे जिंक बना। तो जिससे ऑक्सीजन हटे, यानी कि जिसने ऑक्सीजन का त्याग किया है, वो क्या होता है, अपचयित होता है, यानी कि उसका अपचयन होता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, किसमें, जिंक में, यानी कि ये रिड्यूस हो गया है, किसमें रिड्यूस हो गया है, जिंक में रिड्यूस हो गया है। और यहाँ अगर कार्बन को देखें हम, तो कार्बन का क्या हुआ, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उपचयन होता है। तो यहाँ पे कार्बन का उपचयन हुआ है, रिडक्शन किसकी हुई है, जिंक ऑक्साइड की, और जो ऑक्सीडेशन हुई है वो किसकी हुई है, कार्बन की। तो जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन होने के बाद क्या बना, जिंक बना, और कार्बन की ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। और क्योंकि इस अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं, तो इसलिए इस अभिक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आइए बच्चों अब जाने कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि हमारी डे टू डे लाइफ में ये जो उपचयन है यानी कि ऑक्सीडेशन, ये क्या प्रभाव डालता है। तो पहला जो हमारे पास जो प्रभाव है इसका, वो है संक्षारण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। बच्चों धातु की प्रवृत्ति होती है कि वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी या कुछ अन्य पदार्थों से रिएक्शन करती है, और धातु जो है ऑक्सीजन, पानी, अम्ल या कुछ अन्य गैसों से धीरे धीरे अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थों में बदल जाती है। तो यह जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण की वजह से क्या होता है, हमारी जो धातुएं हैं या तो ये खराब हो जाती हैं या इनकी चमक जो है वो खत्म हो जाती है, तो जिसका हमें नुकसान होता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमारे पास पहला उदाहरण है लोहे को जंग लगना। हमें पता है कि जब भी हम लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और नमी की
उपस्थिति में इसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसके ऊपर एक भूरे भूरे से रंग की परत बन जाती है। ये जो भूरे रंग की परत है इसको हम क्या बोलते हैं, जंग कहते हैं। तो एक पाउडर की तरह का सब्सटेंस उसके ऊपर से छूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोहा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो लोहे के जंग में बदलने के कारण लोहे के सामान में धीरे धीरे लोहा समाप्त होने लगता है और लोहे का सामान समय के साथ कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि लोहे के जो गेट होते हैं, हमारे फर्नीचर होते हैं, बिजली के खंभे हैं, पुल हैं, ये कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। तो इस कोरोजन की वजह से क्या होता है, काफी भारी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो बच्चों, जब भी आयरन को यानी कि लोहे को वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी यानी कि जल की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह उनसे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि Fe2O3XH2O बना लेता है। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बच्चों बना है, इस कंपाउंड को हम जंग कहते हैं या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको कहा जाता है। यह भूरे रंग का होता है और पाउडर की तरह का यह सब्सटेंस के रूप में लोहे के ऊपर से उतरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोहा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण बच्चों संक्षारण का है, तांबे का संक्षारण। तो तांबे को अगर हम कुछ समय के लिए वायु में खुला छोड़ें तो उसके ऊपर भी एक हरे हरे से रंग की परत चढ़ जाती है और वह अपनी चमक खो देता है। तो यह जो हरे रंग की परत है ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण होती है, यानी कि जब तांबे को यानी कि कॉपर को वायु की उपस्थिति में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी यानी कि जल की उपस्थिति में खुला छोड़ा जाता है तो यह CuCO3 CuOH ट्वाइस यानी कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और यह जो परत बनती है ये कैसे रंग की बनती है, हरे हरे रंग की बनती है, जिसकी वजह से तांबा अपनी चमक खो देता है और इसकी वजह से वह खराब भी हो सकता है। इसके बाद अगला उदाहरण बच्चों यहाँ पे हमारे पास है चांदी का संक्षारण। आपने देखा होगा कि जो चांदी के बने हुए आभूषण हैं, जो ज्वेलरी है चांदी की बनी हुई, वो हवा के संपर्क में आने से फीकी पड़ जाती है, उसके ऊपर एक काले काले से रंग की परत जम जाती है, क्योंकि हवा में जो उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, H2S गैस है, सिल्वर क्या करता है, H2S गैस के साथ अभिक्रिया कर लेता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो हाइड्रोजन गैस तो हवा में मिल जाती है, बाकी जो चांदी के आभूषण है उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत यानी कि काले रंग की परत जम जाती है, जिसकी वजह से उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है और उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि संक्षारण यानी कि कोरोजन की वजह से हमारी जो धातुएं हैं उनकी चमक फीकी पड़ जाती है या वो खराब होती हैं, यानी कि इनकी वजह से हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो हमें यानी कि कुछ ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे संक्षारण ना हो या कम हो, इसकी दर को हम धीमे कर सकें। तो आइए कुछ ऐसे तरीके देखते हैं जिससे हम संक्षारण को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। बच्चों, जंग लगने से बचाने के लिए यानी कि संक्षारण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे लोहे के आइटम्स हैं उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो पेंट करने से क्या होता है, उनके ऊपर एक परत बन जाती है पेंट की, जिसकी वजह से वो हवा और पानी के संपर्क में नहीं आ पाता, इस वजह से वो जंग से बच जाता है। दूसरा तरीका हमारे पास है तेल या ग्रीस लगाकर। तो मशीन के अंदर जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो मूव करते हैं, एक दूसरे से घिसते हैं, तो वहां पे हम पेंट नहीं लगा सकते, तो वहां पे हम क्या करते हैं, तेल या ग्रीस लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो तेल और ग्रीस की परत है वो हवा या पानी के संपर्क में आने से बचाती है, तो जिस वजह से लोहे के जो पार्ट्स हैं उनको जंग नहीं लगता। इसी प्रकार एक और तरीका हमारे पास है गैल्वनीकरण के द्वारा। तो गैल्वनीकरण में हम क्या करते हैं, एक धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइकिल के जो हैंडल होते हैं वो चमकदार होते हैं, ठीक है, परंतु बने किसके होते हैं, वो लोहे के बने होते हैं। तो वहां क्या होता है, लोहे के ऊपर निकल या क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं, जो एक चमकदार परत होती है। तो ये क्या करती है, उस लोहे को हवा या पानी के संपर्क में आने से बचाती है, जिससे उसके ऊपर जंग नहीं लगता। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम लोहे की बनी हुई चीजों को जंग लगने से बचा सकते हैं।
इसके बाद बच्चों दैनिक जीवन में जो ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन का अगला प्रभाव है वह है रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी तेल या वसा युक्त भोजन को हम लंबे समय तक खुला छोड़ते हैं तो उसमें से अजीब तरह की गंध आने लगती है या उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारे तेल या वसा युक्त भोजन उनका ऑक्सीकरण होता है और उसमें से अजीब सी गंध आनी शुरू हो जाए और वो खराब हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की वजह से हमारा जो खाना है वो खराब हो जाता है। तो आपने ये भी चीज देखी होगी कि कई बार कुछ पैक्ड फूड मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि चिप्स मिलते हैं, वो काफी लंबे समय तक बिना खराब हुए रह जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि हम जो घर में खाना रखते हैं वो तो खराब हो जाते हैं जल्दी, परंतु जो मार्केट में चिप्स वगैरह मिल रहे हैं वो जल्दी खराब नहीं होते। तो इसका कारण बच्चों क्या है कि वो जो पैकेट्स वगैरह मिल रहे हैं उसमें उन्हें सही तरह से पैक किया जा रहा है। जैसे आलू के चिप्स को एयर टाइट पैकेट में पैक किया जाता है ताकि बाहर से वो हवा के संपर्क में ना आ सके, वो ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सकें। और इसके लिए वो जो पैकेट होता है उसके अंदर जो हवा भरी जाती है वहां क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वहां पे हवा भी ना रहे। कौन सी गैस रहे वहां पे, नाइट्रोजन गैस रहे। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन अगर नहीं होगी तो हमारा वो जो फूड मटेरियल है जैसे कि आलू के चिप्स हैं वो लंबे समय तक खराब होने से बच सकता है। तो इस तरह से चिप्स को एयर टाइट पैकेट में पैक करने से और पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरने से वो जो आलू के चिप्स हैं लंबे समय तक ताजे रह सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एयर टाइट पैकेट और नाइट्रोजन गैस भर देने से ये जो खाने के मटेरियल्स हैं ये हमेशा के लिए ताजे रहेंगे। उनकी सभी की कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर उसकी एक्सपायरी डेट के बाद उसका यूज हम करेंगे, उसे अगर हम खाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम कोई फूड मटेरियल जो है जो पैकिंग में मिलता है मार्केट से, अगर उसे खरीद रहे हैं तो एक्सपायरी डेट उसकी जरूर चेक करें। अगर एक्सपायरी डेट उसकी जा चुकी है तो ऐसी आइटम को कभी भी ना खरीदें और उसे ना ही खाएं, नहीं तो ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही बच्चों आज का लेक्चर 6 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ही अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। थैंक यू एंड टेक केयर।